नहीं पाएंगे। उस हादसे ने आशा और रवि की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। अब आशा को ही अपने घर की भगदौड़ संभालनी थी और रवि का ख्याल भी रखना था। आशा अपने लिए नौकरी ढूंढने लगी। वो अच्छा खाना बनाया करती थी, इसलिए वो होटल में नौकरी ढूंढ रही थी। सर, मैं नौकरी की तलाश में हूँ। आप क्या कर सकती हो? मैं स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। ठीक है, अंदर आइए। होटल मैनेजर आशा को किचन में ले गया। क्या आपको चिकन करी बनाना आता है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, बनाइए। होटल मैनेजर वही खड़ा रहा और आशा चिकन करी बनाने लगी। कुछ ही देर में आशा की चिकन करी तैयार थी। ये लीजिए सर। होटल मैनेजर ने चिकन करी चखी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हम काफी समय से अच्छा बावर्ची ढूंढ रहे थे, आखिरकार हमें मिल गया। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, हम आपको 15,000 की सैलरी देंगे। जी सर। आशा बहुत खुश थी कि आखिर उसे नौकरी मिल ही गई। आशा घर लौटी। सुनिए, मुझे होटल में बावर्ची की नौकरी मिल गई और पगार 15,000 है। अब कोई परेशानी नहीं होगी। रवि खुश था, पर अपने लकवे की वजह से वो अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर पा रहा था। वाह माँ, और आप पापा की भी चिंता मत करना। जब आप काम पर जाओगी तब मैं पापा का ख्याल रखूंगी। तुझसे यही उम्मीद थी मुझे, लेकिन पहले तू स्कूल जाएगी और फिर लौटकर पापा का ख्याल रखेगी। वैसे भी मुझे होटल 12 बजे जाना है, तब तक तू स्कूल से लौट आएगी। ठीक है माँ। आशा के मन में नई उम्मीद जगी। अगले ही दिन से आशा होटल में बावर्ची का काम करने लगी। उसे ये काम बहुत अच्छा लग रहा था। वो आने जाने वाले ग्राहकों को देखा करती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गरीब आदमी अपनी बेटी को लेकर उस होटल में आया। अरे रे रे रे, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? खाना खाने। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसे चिकन खाना है। लेकिन क्या तुम बिल भर पाओगे? यहाँ एक चिकन की डिश 200 रुपए की है। क्या इतना महंगा? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। वो गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला गया। ये देखकर आशा को बहुत बुरा लगा। ये गलत है। भले ही वो गरीब है, पर क्या वो अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं खा सकते? लेकिन वो कैसे खाएंगे? इस होटल में खाने के दाम ही महंगे हैं। काश कोई सस्ती जगह होती जहाँ अच्छा खाना मिलता। आशा अपनी सोच में डूबी थी। रास्ते में आते जाते आशा देखा करती थी कि गरीब लोग बस रास्ते पे वड़ा पाव, समोसा और फास्ट फूड ही खाया करते थे। गरीबों के लिए सस्ता घर जैसा खाना तो कहीं नहीं मिलता। ऐसा क्यों? आशा को ये बात सता रही थी। खैर, वो अपना काम करती रही और हर महीने उसे समय पर पगार भी मिलती थी। आशा ने बड़े अच्छे से घर की भगदौड़ संभाल ली थी। सुमन स्कूल भी जाती थी और अपने पापा का ख्याल भी रखती थी। आशा होटल के काम के साथ घर का भी सारा काम करती थी। सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन आशा होटल में काम कर रही थी, तभी उसने देखा कि मैनेजर ने एक गरीब आदमी को धक्के मारकर होटल से बाहर निकाल दिया। ये कैसी नाइंसाफी है? मुझे कुछ तो करना चाहिए। आशा सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। वो घर लौटी और उसने आज का सारा किस्सा अपनी बेटी को बताया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब किसी गरीब के साथ ऐसा होता है। काश रोड पर भी अच्छा स्वादिष्ट सेहतमंद खाना मिल पाता जो गरीब लोग खा सके। रोड पर तो बस फास्ट फूड के ठेले रहते हैं। माँ, आप खुद ही क्यों नहीं स्वादिष्ट खाने का ठेला लगाती? क्या मतलब? आप बावर्ची हो और आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी। अगर आप ठेले पे अपना खाना बेचोगी तो गरीब लोगों को अच्छा खाना नसीब होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है और फिलहाल मेरे पास कुछ जमा पूंजी है। मैं अपने खाने का दाम इतना कम रखूंगी कि गरीब से गरीब इंसान उसे खा पाएगा। बिल्कुल। आशा अपने पास जमा पैसे गिनने लगी।
आशा ने उन पैसों से एक हाथ गाड़ी और कुछ डिब्बे खरीद लिए। माँ, इन दोनों डिब्बों का हम क्या करेंगे? इन डिब्बों में हम खाना रखेंगे। ठीक है। अगले दिन आशा ने सुबह सुबह खाना बनाना शुरू कर दिया। माँ, इतना सारा खाना? हाँ सुमन, ये देख, स्टीम राइस, जीरा राइस, दाल, 2 सब्जियाँ, चिकन और ये पनीर। वाह, पर आप इनके दाम क्या रखोगे? वेज थाली 30 रुपए प्लेट, पनीर थाली 40 रुपए प्लेट और चिकन थाली 50 रुपए प्लेट। वाह, फिर तो कोई भी आपके ठेले से स्वादिष्ट खाना खा सकता है। बिल्कुल। आशा ने सारे डिब्बों में खाना भर लिया और अपनी हाथ गाड़ी लेकर निकल पड़ी। उसने अपनी हाथ गाड़ी एक फैक्ट्री के बाहर लगा दी। स्वादिष्ट घर का बना हुआ खाना, वेज थाली, पनीर थाली, चिकन थाली। आशा को देखकर 2 मजदूर आपस में बातें कर रहे थे। चिकन थाली महंगी होगी। हाँ। नहीं भैया, बिल्कुल महंगी नहीं है। चिकन थाली 50 रुपए। बस मुझे एक चिकन थाली देना। और पनीर थाली कितने की है? पनीर थाली 40 रुपए और वेज थाली 30 रुपए। वाह बहन, इतना सस्ता। मुझे एक पनीर थाली देना। उन दोनों मजदूरों ने खाना खरीदा और उन्हें देखकर कई और मजदूर आशा के चलते फिरते होटल में स्वादिष्ट खाना खाने लगे। कुछ ही घंटों में उसका सारा खाना खत्म हो गया। वो निकल ही रही थी कि एक मजदूर उसके पास दौड़ कर आया। बहन, कल फिर से यहाँ आना। हाँ, अब से रोज आऊंगी। आशा खुश थी कि उसका खाना लोगों को पसंद आ रहा था। होटल में भी यही खाना बना रही थी, पर यहाँ जब आम लोग मेरा खाना खा पा रहे हैं तो मुझे अलग ही सुकून मिल रहा है। भले ही मुनाफा कम है, पर खुशियाँ ज्यादा है। आशा रोज फैक्ट्री के बाहर आकर खाना बेचती। ऐसे ही वो कई और जगह खाना बेचने लगी। उसके खाने की डिमांड बढ़ चुकी थी और उसकी आमदनी भी। उसने अपने साथ 2 और औरतों को काम पर रख लिया था। अब वो तीनों मिलकर खाना बनाती थी और एक के बदले 3 ठेलों पर खाना बेचा करती थी। ऐसा करते करते शहर के हर कोने में स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना बिकने लगा। आशा की एक शुरुआत अब धीरे धीरे बड़ा बिजनेस बन रहा था। माँ, अब आपको एक होटल खोल लेना चाहिए। मेरे होटल है तो, वो भी इतने सारे। चलते फिरते होटल, जहाँ हर गरीब अच्छा, स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना खा सकता है, वो भी बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। वो तो है। आशा ने ना सिर्फ अपनी परिस्थिति बदली, बल्कि उसने एक नई पहल की। रोड पे स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना बेचने की, और उसका चलता फिरता होटल कामयाब हो गया। विकास एक गोकार्ट रेसर था। वो रोज प्रैक्टिस करता था। उसे इंडिया के लिए गोकार्टिंग करनी थी। उसके पास अपनी खुद की गोकार्ट थी। वो एक बहुत ही बड़े परिवार का लड़का था। बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी प्रैक्टिस? बहुत अच्छी मॉम। अगले महीने तुम्हारी नेशनल लेवल की रेस है। राइट पापा, सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ पापा, डाइट भी और प्रैक्टिस भी। मुझे उम्मीद है मैं जरूर जीतूंगा। बहुत अच्छे, तुमसे हमें यही उम्मीद है बेटा। विकास के मम्मी पापा चाहते थे कि वो एक दिन बहुत बड़ा गो कार्टर बने। मनोहर जी एक बिजनेस टाइकून थे। एक दिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया। तुरंत ही उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। मनोहर जी की तबीयत अब ठीक तो है, पर शायद वो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। क्यों डॉक्टर? अटैक की वजह से उनका दायां भाग पैरालाइज्ड हो गया है। अब वो हमेशा बेड पर ही रहेंगे। विकास और मीना ये बात सुनकर चौंक गए। मनोहर जी के हार्ट अटैक की बात सनसनीखेज खबर बन गई और मिनटों में उनके शेयर सर्च से फर्श पर गिर गए। शेयर मार्केट में उथल पुथल मच गई। मनोहर जी की गैर हाजिरी में दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने काम संभाला, पर वो कुछ ना रोक पाए। रातों रात उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। बैंक ने उनके घर, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी सब सीज कर ली। सिवाय विकास के गोकार्ट के
बाकी सब सीज हो चुका था। विकास और मीना को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। विकास अपनी माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर रहने चला गया। बेटा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ माँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे दोस्त ने हमें ये घर रहने दिया है, पर हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते बेटा, हमें कुछ तो करना होगा। पर माँ, हम क्या कर सकते हैं? तेरे पापा और मैंने हमारी जिंदगी की शुरुआत एक ढाबे से की थी। एक ढाबे से हमने होटल बनाया, होटल से कई होटल, और फिर ये पूरी एम्पायर बनी। हमें भी बहुत छोटा स्टार्ट करना होगा। जी माँ। मैं तुझे खाना तो बनाकर दे दूंगी, पर तुम इसे बेचोगे कैसे? विकास सोचने लगा। क्यों ना तुम एक हाथ गाड़ी खरीद लो। गोकार्ट कैसी रहेगी माँ? गोकार्ट पे खाना? हाँ, अब तक नहीं सुना ना, ये करते हैं। मुझे उम्मीद है ये नया आइडिया काम करेगा। ठीक है। मीना ने अपने जिंदगी की शुरुआत बहुत छोटी की थी। अब जिंदगी वापस उसे वही ले आई, पर उसे यकीन था कि वो सब कुछ फिर से ठीक कर देगी। अगले ही दिन से मीना ने खाना बनाना शुरू किया। विकास ने अपने गोकार्ट पर डिब्बे लगाए और फिर सारा खाना उन डिब्बों में भर लिया। विकास, वेज थाली 100 रुपए और चिकन थाली 150 रुपए। ठीक है माँ। और याद रहे, कस्टमर से हमेशा मुस्कुराकर बात करना। जी माँ। मीना ने विकास को हिदायत की और फिर विकास निकल गया। वो अपनी गोकार्ट लेकर एक बड़े कॉलेज के बाहर गया और उसने बोर्ड लगा दिया, वेज थाली 100 रुपए और चिकन थाली 150 रुपए। ये क्या है? तुम गोकार्ट पे खाना बेच रहे हो? आर यू सीरियस? हाँ, आई एम डैम सीरियस। मुझे एक वेज थाली देना। उस लड़की ने विकास को 100 रुपए दिए और वेज थाली खरीद ली। उस लड़की को देख कई और लोग खाना खरीदने आ गए और सभी ने विकास के गोकार्ट के साथ फोटोज भी खिंचवाए। जब यहाँ के ग्राहक खत्म हुए तो विकास अपने गोकार्ट लेकर एक मॉल के बाहर गया। यहाँ भी उसने वही बोर्ड लगाया। बोर्ड देखकर कुछ लोग उसके पास आए। एक वेज थाली देना भाई, मुझे एक चिकन। विकास ने दोनों को खाना दिया। कमाल। उस आदमी ने खाना खाते खाते रील्स बनाई और गोकार्ट ढाबा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अगले दिन मीना ने दुगना खाना बनाया और विकास एक बार फिर गोकार्ट पर खाना लेकर निकला। आज भी वो उन्हीं जगहों पर गया, पर आज ज्यादा भीड़ थी। सभी लोगों को खाने के साथ साथ गोकार्ट ढाबे के साथ फोटोज खिंचवाने थे। क्या मैं एक फोटो ले सकती हूँ आपके साथ? हाँ, क्यों नहीं। वो लड़की भी विकास के गोकार्ट पर बैठ गई और उसने फोटो ले लिया और सोशल मीडिया पर डाल दी। अगले दिन विकास की ये फोटो एक बिजनेसमैन ने देखी। ये तो मनोहर जी का बेटा है। सेक्रेटरी विकास जी को फोन लगाओ। विकास ने फोन उठाया। विकास, मैं तुम्हारे पापा का फ्रेंड बलजीत बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारी फोटो सोशल मीडिया पे देखी है। क्या माजरा है बेटा? विकास ने उस आदमी को सारा किस्सा बताया। जब मेरी कंपनी डूब गई थी तो तुम्हारे पापा ने मुझे सहारा दिया था और आज मैं इतनी ऊंचाइयों पे उन्हीं की वजह से हूँ बेटा। तुम्हारे पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मैं अभी उनसे मिलने आ रहा हूँ। बलजीत ने डॉक्टरों से बात की और मनोहर जी को यूएस ले जाया गया। वहाँ उनका एक नैरो ऑपरेशन हुआ और उनका पैरालिसिस ठीक होने लगा। ये न्यूज इंडिया के न्यूज चैनल पर छाने लगी और फिर एक बार मनोहर जी के कंपनी के शेयर्स बढ़ने लगे। सब कुछ ठीक हो रहा था। 1 महीने बाद मनोहर जी अपने पूरे परिवार के साथ वापस अपने घर लौट आए। लगभग उन्हें अपना सब कुछ वापस मिल गया था। तुमने ये सब कैसे किया? मुश्किल के समय हमें जो ठीक लगा हमने किया। हमने गोकार्ट ढाबा खोलने का आइडिया मिला और फिर हमें बलजीत अंकल मिले। उनकी वजह से ये सब ठीक हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। आपने सालों पहले मेरी मदद की थी। आज जिंदगी ने मुझे मौका दिया आपका एहसान चुकाने का। सही कहते हैं लोग, जिंदगी बहुत छोटी है। न जाने कब कौन सी अच्छाई
तुम्हारे काम आ जाए। मनोहर जी का परिवार सारी समस्याओं से उठ खड़ा हो गया। उन्होंने ये सोचा न था, पर मीना के मन में हौसला था कि वो सब कुछ ठीक कर देगी, और शायद भगवान ने इसलिए उसका साथ दिया, वरना सिर्फ एक गोकाट ढाबा से भला इतना सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है। मनोहर जी और उनके परिवार के अच्छे कर्म उन्हें काम आए, इसलिए अच्छाई बांटती जानी चाहिए। हमीद एक रईस बिजनेसमैन था। उसके परिवार में उसकी बेगम रजिया और लाडली हीना थी। अब्बू ये देखिए। अरे वाह बेटा, तुमने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई। ये आप है, ये अम्मी और ये मैं, और ये हमारा घर। पर हमारा घर तो सफेद है, तुमने नीला क्यों रंगा है? वो अब्बू, हमें नीला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए हमने घर को नीला रंग दिया। अगर हमारी बेटी को नीला घर पसंद है तो हम कल ही हमारे घर को नीला रंगवाएंगे। आप भी कहाँ बच्चे की बातों में आ रहे हैं? बेगम साहिबा, अगर हमारी गुड़िया को नीला रंग पसंद है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर को नीला रंगवा दें, और हम आज ही घर रंगवाने वाले को बुलाएंगे। भला आप दोनों के आगे कभी मेरी चली है? जैसी आपकी मर्जी, आप घर को नीला रंगिए या पीला। रजिया को ये सिर्फ बच्चे की जिद लग रही थी, पर हमीद के लिए उसकी बेटी की हर जिद जरूरी थी। हमीद ने पूरे घर को नीला रंगवा दिया। अब कैसा है? जैसा मुझे पसंद है वैसा। ये हुई ना बात। अब्बू, हम कई दिनों से घूमने नहीं गए हैं। मेरे सारे दोस्त अपनी अम्मी अब्बा के साथ सैर पर गए हैं। आपकी ये ख्वाहिश भी हम जल्द ही पूरी कर देंगे। हम तीनों कल ही कहीं घूमने जाएंगे। अम्मी तैयारी कीजिए, कल हम जा रहे हैं। कहाँ? घूमने। रजिया बच्ची का बड़ा मन है घूमने का, इसलिए कल ही चलते हैं। ठीक है। अगली सुबह ही हमीद का परिवार अपनी कार में निकल गया। वो लोग एक अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचे, जहां हीना खूब खेली। सुबह से शाम तक तीनों एंजॉय कर रहे थे, और फिर शाम को तीनों कार में बैठ गए। रात के अंधेरे में हमीद हाईवे पे कार चला रहा था कि अचानक एक ट्रक ने उनकी कार को ठोक दिया, और इस हादसे में हमीद ने जगह पर दम तोड़ दिया और हीना और रजिया घायल हो गई। अगली सुबह जब उन्हें होश आया, हमीद कहाँ है? वो नहीं रहे। और मेरी बेटी हीना? उसे बस कुछ खरोचें आई हैं, वो बाहर है। आपके सर पर गहरी चोट है, आपको आराम करने की जरूरत है। अब रजिया और हीना का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर रजिया घर पहुंची तो उसे एक आदमी ने रोक लिया। तुम कौन हो और हमें हमारे घर में जाने से क्यों रोक रहे हो? मैडम, ये प्रॉपर्टी बैंक ने सील कर दी है। हमीद कुरैशी ने बैंक से लोन लिया था, जो वो लौटाने से पहले ही चल बसे। अब इस प्रॉपर्टी और हमीद जी के सारे बिजनेस पर बैंक का हक है। अब रजिया और हीना के पास सिर छुपाने के लिए भी घर नहीं था। रजिया रोते रोते चल रही थी। वो दोनों एक पार्क के पास पहुंचे और रजिया बेंच पर बैठ गई। क्या हुआ अम्मी? उन अंकल ने हमें हमारे घर के अंदर क्यों नहीं जाने दिया? अब वो घर भी हमारा नहीं रहा हीना। पर क्यों? अब ये सब तो तेरे अब्बा ही जानते होंगे। तो अब हम कहाँ रहेंगे? पता नहीं। रजिया रो रही थी। उसके रोने की आवाज एक औरत के कानों पर पड़ी। वो रुखसाना थी, रजिया की सहेली। रुखसाना रजिया के पास आई। रजिया, तू ऐसे रो क्यों रही है? रुखसाना। रजिया ने रो रो कर अपनी सहेली को अपना दुखड़ा सुनाया। हे मेरे मालिक, मुझे लगा था ऊपर वाले ने सिर्फ मुझे ही गम दिए है, पर तेरा गम तो मुझसे भी ज्यादा है। मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और के पास चला गया, पर तेरे पास तो एक बेटी है ना। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी। रजिया,
तुम मेरे साथ रह सकती है। शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना। मैं तेरे बुरे वक्त में काम आए यही काफी है। मैं यही पास में एक झोपड़े में रहती हूँ और यहाँ इस पार्क के बाहर कबाब बेचती हूँ। चल मेरे साथ। रुखसाना रजिया और हीना को अपने घर ले गई। बस यही एक कमरा है इस घर में। अच्छा है। रुखसाना ने दोनों को खाना परोसा और दोनों माँ बेटी ने भर पेट खाना खाया और उसी झोपड़ी में सो